हेलो स्टूडेंट्स, पॉलीटेक्निक लिबरल लर्निंग में आप सभी का स्वागत है। तो डियर स्टूडेंट्स, ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग के अंतर्गत जो 7वां चैप्टर है वो है आपका एग्जॉस्ट इमिशंस यानी कि निकास उत्सर्जन। तो जल्दी से एक नज़र हम सिलेबस पर डाल लेते हैं। बहुत छोटा सा सिलेबस है, कॉन्सेप्चुअल चैप्टर है ये पूरा का पूरा। एग्जॉस्ट इमिशंस क्या होता है, टाइप्स एंड यूज ऑफ कैटालिटिक कन्वर्टर्स, सेलेक्टिव कैटालिटिक रिडक्शन मेथड्स फॉर इमिशन कंट्रोल और इमिशन नॉर्म्स स्टैंडर्ड्स यानी कि भारत नॉर्म्स या यूरो नॉर्म्स जो होते हैं उनके बारे में बात करना है। तो आइए शुरुआत करते हैं। शुरुआत करने से पहले फिर मैं आपको बता देता हूं कि आपका काम है नोटबुक लेकर के, पेन लेकर के बैठना है। जो पॉइंट्स मैं बताता जा रहा हूं उनको नोट करते हुए आपको चलना है, ताकि आप उनको समझने के साथ साथ आप उनका जब एक बार लिख लेंगे तो रिवीजन करने में आसानी रहेगी और परीक्षा के समय भी आप आसानी से रिवीजन करके जा सकेंगे। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं निकास उत्सर्जन यानी एग्जॉस्ट इमिशंस की। तो इसको कोई हमको शब्दों पे नहीं जाना है, हम सभी जानते हैं कोई भी ऑटोमोबाइल होता है उसमें इंजन होता है, उसमें ईंधन का दहन होता है या ईंधन जलता है तो उसके जली हुई गैसें बाहर निकलती हैं, उसमें बहुत सारे पार्टिकल्स होते हैं, तो उन्हीं को हम कहते हैं निकास उत्सर्जन। यानी ऑटोमोबाइल के इंजन में ईंधन के दहन के फलस्वरूप जो गैसें और कण जो निकलते हैं वायुमंडल में जाते हैं, जैसे ये जो धुआं निकल रहा है इसी को कहते हैं एग्जॉस्ट एमिशंस। तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, हम सभी जानते हैं। तो सिंपली हम कैसे लिखेंगे, ऑटोमोबाइल इंजन में ईंधन के दहन के कारण निकलने वाली गैसों व कणों को हम कहते हैं निकास उत्सर्जन यानी कि एग्जॉस्ट एमिशंस। तो ये उत्सर्जन क्या करते हैं, वायु प्रदूषण यानी एयर पोल्यूशन का एक प्रमुख स्रोत है। आप सभी जानते हैं जब जब वायु प्रदूषण की बात होती रही है तो आप सभी जानते हैं कि जो ऑटोमोबाइल से निकलने वाला धुआं यानी कि एग्जॉस्ट एमिशन है वो एक प्रमुख कारण है वायु प्रदूषण का। अब निकास उत्सर्जन के प्रकार यानी टाइप्स ऑफ एग्जॉस्ट एमिशंस, इसमें सबसे पहला आता है गैसीय उत्सर्जन यानी गैसियस एमिशंस। इसमें गैसियस में ये जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ शब्द, इनको आपको माइंड में बैठा लेना है क्योंकि बार बार पूरे चैप्टर में यही सब बार बार आना है। तो गैसीय उत्सर्जन में क्या आता है, कार्बन डाइऑक्साइड CO2, कार्बन मोनोऑक्साइड CO, नाइट्रोजन ऑक्साइड NOx, सल्फर डाइऑक्साइड SO2, हाइड्रोकार्बन HC और पार्टिकुलेट मैटर PM यानी बहुत छोटे छोटे इसमें कण भी हो सकते हैं। तो ये गैसीय उत्सर्जन में आता है, गैस के रूप में निकलता है। दूसरा होता है कणीय उत्सर्जन यानी पार्टिकुलेट इमिशंस। इसमें सूक्ष्म कण और अति सूक्ष्म कण सम्मिलित होते हैं जो कि इसमें निकलते हैं। तो ये निकास उत्सर्जन दो प्रकार का होता है। एक तो गैसीय उत्सर्जन जो गैस के रूप में निकलता है जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और हाइड्रोकार्बन और इसके साथ साथ पार्टिकुलेट मैटर होता है। और दूसरा जो होता है वो कणीय उत्सर्जन यानी कि पार्टिकुलेट मैटर्स होते हैं जिसमें सूक्ष्म कण और अति सूक्ष्म कण शामिल होते हैं। अब ये जो निकास उत्सर्जन यानी एग्जॉस्ट इमिशन हो रहा है उससे क्या क्या प्रभाव पड़ रहे हैं, सबसे ज़्यादा जो प्रभाव पड़ता है वो पड़ता है वायु प्रदूषण। तो फैलता है इससे। तो निकास उत्सर्जन वायु प्रदूषण का एक प्रमुख स्रोत है। वायु प्रदूषण से क्या होता है, सांस लेने की समस्याएं, हृदय रोग, कैंसर और अन्य स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं हो सकती हैं। और क्या प्रभाव हो सकता है, इसकी वजह से जलवायु परिवर्तन होता है, क्लाइमेट चेंज। निकास उत्सर्जन से ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन होता है जो जलवायु परिवर्तन में योगदान करते हैं। इसके अलावा ओजोन परत का क्षरण यानी ओजोन लेयर डिप्लीशन भी इसकी वजह से हो रहा है। निकास उत्सर्जन में क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC का उत्सर्जन होता है जो ओजोन परत को क्या करते हैं, नुकसान पहुंचाते हैं। तो ये क्या करते हैं, जो एग्जॉस्ट इमिशन है या निकास उत्सर्जन है उनके क्या प्रभाव पड़ रहे हैं, एक तो वायु प्रदूषण फैल रहा है, दूसरा जलवायु परिवर्तन हो रहा है और तीसरा ओजोन परत का क्षरण हो रहा है। तो ये कुछ मेजर प्रभाव हैं जो पड़ते हैं निकास उत्सर्जन के कारण। अब निकास उत्सर्जन को कम करने को उपाय, तो इसको कम कैसे किया जाए, जो उससे निकलने वाला धुआं है, गैसें हैं, पार्टिकल्स हैं, उनको कम कैसे किया जाए। तो मेजर्स टू रिड्यूस एग्जॉस्ट इमिशंस, एक तो पहला है आधुनिक तकनीकों का उपयोग करके, यूज ऑफ मॉडर्न टेक्नोलॉजीज। तो आधुनिक इंजन तकनीकें निकास उत्सर्जन को कम करने में मदद कर सकती हैं। आपने आजकल देखा होगा कि जो नए वाहन आ रहे हैं उनमें जब धुआं निकलता है तो दिखता भी नहीं है कि धुआं निकल रहा है। ये टेक्नोलॉजी का कमाल है। वहीं पुराना वाहन आप देखिए, 2 पहिया या 4 व्हीलर स्कूटर आप देख लीजिए तो धुआं उड़ाता हुआ जलता है कि अगर आदमी कोई खड़ा हो तो पूरा धुएं से वो इस तरीके से पूरे धुएं के से कवर हो जाए, इस तरीके इतना ज़्यादा धुआं निकलता है। या कई जो वाहन खराब होते हैं, पुराने हो जाते हैं, आप देखिए कितना ज़्यादा धुआं फेंकते हैं।
तो आधुनिक तकनीकें जो आजकल नए वाहन आ रहे हैं उसमें आधुनिक तकनीकों का उपयोग हो रहा है, और वो उसमें ऐसी तकनीकें लगी होती हैं कि जो निकास उत्सर्जन यानी एग्जॉस्ट इमिशन को बहुत कम कर देते हैं। धुआं हमको पता भी नहीं चलता, दिखता भी नहीं, जो खतरनाक उसमें जो प्रदूषक होते हैं वो भी उससे हटा दिए जाते हैं। अभी हम आगे पढ़ेंगे कैसे उनको हटाते हैं। दूसरा, स्वच्छ ईंधन का उपयोग करके, जैसे आजकल सीएनजी गैस, नेचुरल गैस का प्रयोग किया जाता है, इलेक्ट्रिक वाहन आने लगे हैं, तो स्वच्छ ईंधन का उपयोग करके भी हम ये एग्जॉस्ट इमिशंस को कम कर सकते हैं। तो स्वच्छ ईंधन जैसे कि प्राकृतिक गैस है, इलेक्ट्रिक वाहन है, निकास उत्सर्जन को कम करने में मदद कर सकते हैं। तीसरा जो प्रमुख वो है परिवहन व्यवहार में बदलाव। तो जैसे हम अकेले मान लीजिए कहीं जाना है तो 4 व्हीलर लेके जाएंगे, तो उसमें बहुत सारा ईंधन जलेगा, बहुत सारी एग्जॉस्ट गैसेस निकलेंगी, वायुमंडल में जाएंगी, प्रदूषित करेंगी। तो मान लीजिए जैसे कम लोगों को जाना है, या कभी मान लीजिए हमको जाना है दूर, तो कोशिश करें कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट का, जैसे बस का या रेलवे का अगर हम इस्तेमाल करें, गाड़ियों का प्रयोग कम से कम करें, तो कहीं ना कहीं हम क्या कर सकते हैं, ये जो उत्सर्जन है उसको हम कर सकते हैं, कम कर सकते हैं, उसमें कमी ला सकते हैं। तो परिवहन व्यवहार में बदलाव लाएं, सार्वजनिक परिवहन का उपयोग ज़्यादा करें, यात्रा जितनी हो सके कम करें, और कम उत्सर्जन वाले वाहनों का चयन करें, जिससे निकास उत्सर्जन को कम करने में मदद कर सकता है। तो आपने ये 3 निकास उत्सर्जन को कम करने के एग्जॉस्ट इमिशंस को 3 उपाय देखे। एक तो आधुनिक तकनीकों का उपयोग करें हम इंजन्स में, ऑटोमोबाइल्स में, जो कि आजकल किया जा रहा है। स्वच्छ ईंधन का उपयोग करें, जैसे इलेक्ट्रिक वाली जो वाहन है उनका यूज करें। प्राकृतिक गैस जो सीएनजी वगैरह चलते हैं, जैसे ऑटो आजकल आप देख रहे हैं, और भी वाहन आजकल आने लगे हैं। और परिवहन व्यवहार में बदलाव, यानी सार्वजनिक परिवहन का उपयोग ज़्यादा से ज़्यादा करें, जैसे बस, ट्रेन का, और इस तरीके से दूरी कम से कम जितना हो सके वाहनों से कम दूरी ट्रेवल करें। जैसे आजकल साइकिल का उपयोग बहुत लोग करने लगे हैं कि स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छा है, और उसमें किसी तरह का पेट्रोल डीजल वगैरह भी नहीं हो रहा। तो इस तरह से हम निकास उत्सर्जन को कम कर सकते हैं। सॉरी। नेक्स्ट है निकास उत्सर्जन में उत्प्रेरक कन्वर्टर के प्रकार और उपयोग। तो ये निकास उत्सर्जन में ये उत्प्रेरक कन्वर्टर क्या होता है, इसको हम समझ लेते। तो कन्वर्टर, जो कन्वर्ट मतलब होता है बदलना, कन्वर्टर मतलब बदलने वाला। तो ये जो निकास उत्सर्जन, एक यहाँ शब्द से अगर हम अर्थ थोड़ा सा समझें, पहले हम शब्दों में बाद में जाएंगे। तो निकास उत्सर्जन यानी एग्जॉस्ट जो गैसें इमिशन है, यानी जो गैसें और धुआं जो निकल रहा है, उसको यदि हम उत्प्रेरक का प्रयोग करके उसको कम हानिकारक चीज़ों में बदलने, या कम हानिकारक उसमें बदलने पदार्थ में, तो वो क्या हो सकता है, फिर जो नुकसान है, जो हानियाँ उससे हो रही थी, वो क्या होंगी, कम हो जाएंगी। तो कन्वर्ट मतलब बदलना। तो कन्वर्टर, उत्प्रेरक कन्वर्टर मतलब कैटलिस्ट या उत्प्रेरक का प्रयोग करके जो हानिकारक जो धुआं है, एग्जॉस्ट इमिशंस हैं, उसको क्या करना, कम हानिकारक उसमें एग्जॉस्ट उसमें बदल लेना। तो इसको कहते हैं उत्प्रेरक कन्वर्टर। तो अब हम जाते हैं उत्प्रेरक कन्वर्टर। कैटेलिटिक कन्वर्टर एक उपकरण है जो ऑटोमोबाइल के निकास गैसों में हानिकारक प्रदूषकों को कम करने के लिए उपयोग किया जाता है। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। तो वो कम कैसे करता है, उसको कम हानिकारक प्रदूषक उसको बदल देता है। सीधे कन्वर्ट मतलब बदल देना। तो कैटेलिटिक यानी उत्प्रेरकों का प्रयोग इसमें किया जाता है, और उसका प्रयोग करके जो हानिकारक प्रदूषक हैं उनको हम कम हानिकारक या वो उसमें कमी ला देते हैं, और कम हानिकारक उसमें बदल देते हैं। तो उत्प्रेरक कन्वर्टर क्या है, एक उपकरण है जो ऑटोमोबाइल के निकास गैसों में हानिकारक प्रदूषकों को कम करने के लिए उपयोग किया जाता है। इसका हम सिद्धांत देख लेते हैं। उत्प्रेरक कन्वर्टर का कार्य सिद्धांत, वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ कैटेलिटिक कन्वर्टर्स। तो ये उत्प्रेरक कन्वर्टर में एक उत्प्रेरक होता है, जैसे कि इसमें नाम से ही पता चल रहा है कि इसमें एक उत्प्रेरक होता है, जो कि एक पदार्थ होता है जो रासायनिक प्रतिक्रियाओं यानी केमिकल रिएक्शंस को उत्प्रेरित करता है। ठीक है, स्पष्ट है। इसी से पता चल रहा है कि एक तो उत्प्रेरक होता है, तो उत्प्रेरक एक पदार्थ होता है जो केमिकल रिएक्शंस को उत्प्रेरित करता है। और निकास गैसें उत्प्रेरक से होकर गुजरती हैं। तो निकास गैसें जो निकलती हैं इंजन से जलने के बाद, वो उस उत्प्रेरक से होकर गुजारी जाती हैं, जहां क्या होता है, केमिकल रिएक्शन होता है, यानी जहां वे रासायनिक प्रतिक्रियाओं में भाग लेती हैं। तो इन प्रतिक्रियाओं के परिणाम स्वरूप, देखिए, इन प्रतिक्रियाओं के परिणाम स्वरूप यानी जो रिएक्शन होती है उसके परिणाम स्वरूप हानिकारक प्रदूषक जो होते हैं वो कम मात्रा में गैर हानिकारक यौगिकों में परिवर्तित हो जाते हैं। ये जो पॉइंट है, ये लाइन है, ये बड़ी महत्वपूर्ण है। क्या होता है उसमें, उत्प्रेरक जो कन्वर्टर हैं, उत्प्रेरक कन्वर्टर मतलब बदलने वाला। तो उत्प्रेरक
का यूज किया जाता है उत्प्रेरकों का। उत्प्रेरक क्या है? एक पदार्थ होते हैं। तो उन पदार्थों से क्या होता है, ये जो गैसें निकलती हैं, एमिशन जो निकलता है, उनको उससे होकर गुजारा जाता है। तो वहाँ केमिकल रिएक्शन होती है और केमिकल रिएक्शन के परिणाम स्वरूप जो हानिकारक प्रदूषक होते हैं वो कम मात्रा में गैर हानिकारक यौगिकों में परिवर्तित हो जाते हैं। तो ये इनका क्रिया सिद्धांत है किसका? उत्प्रेरक कन्वर्टर का। कन्वर्ट मतलब वो बदल देते हैं, कम मात्रा में कम हानिकारक यौगिकों में उसको परिवर्तित कर देते हैं उत्प्रेरक मतलब क्रिया करके या केमिकल रिएक्शन के द्वारा, इसलिए इनको कहते हैं उत्प्रेरक कन्वर्टर। तो फिर आपने फिर से एक बार बता देता हूं, उत्प्रेरक कन्वर्टर में एक उत्प्रेरक होता है जो कि एक पदार्थ है जो रासायनिक प्रतिक्रियाओं यानी केमिकल रिएक्शंस को उत्प्रेरित करता है। सिंपल सी बात है। अब निकास गैसें उत्प्रेरक से होकर गुजरती हैं जहां वे केमिकल रिएक्शंस करती हैं या रासायनिक प्रतिक्रियाओं में भाग लेती हैं। अब इन प्रतिक्रियाओं यानी रिएक्शंस के परिणाम स्वरूप हानिकारक प्रदूषक कम मात्रा में गैर हानिकारक यौगिकों में परिवर्तित हो जाते हैं। तो ये इसका क्रिया सिद्धांत है। उत्प्रेरक कन्वर्टर के प्रकार, ये टाइप्स ऑफ कैटालिटिक कन्वर्टर्स, ये दो प्रकार के होते हैं। दो तरफा उत्प्रेरक कन्वर्टर, इसको कहते हैं टू वे कैटालिटिक कन्वर्टर। यह कन्वर्टर कार्बन मोनोऑक्साइड यानी CO और हाइड्रोकार्बन को यानी HC को कम करता है। तो पहला वाला कौन सा है? दो तरफा उत्प्रेरक कन्वर्टर। दो तरफा मतलब ये दो कार्बन मोनोऑक्साइड CO और हाइड्रोकार्बन को कम करता है, इसलिए इसको कहते हैं टू वे कैटालिटिक कन्वर्टर। एक होता है तीन तरफा उत्प्रेरक कन्वर्टर यानी थ्री वे कैटालिटिक कन्वर्टर। यह कन्वर्टर CO यानी कार्बन मोनोऑक्साइड, HC यानी हाइड्रोकार्बन के साथ साथ नाइट्रोजन ऑक्साइड यानी NOx को भी कम करता है। तो ये इसको कहने लगते हैं हम तीन तरफा उत्प्रेरक कन्वर्टर। थ्री वे कैटालिटिक कन्वर्टर क्या करता है? ये तीन को CO यानी कार्बन मोनोऑक्साइड को, HC यानी हाइड्रोकार्बन को और साथ में नाइट्रोजन ऑक्साइड को ये कम करता है, इसलिए इसको हम थ्री वे उत्प्रेरक कन्वर्टर कहते हैं। अब उत्प्रेरक कन्वर्टर का उपयोग क्या है? नाम से पता चल गया यूजेज इसको। उत्प्रेरक कन्वर्टर सभी आधुनिक ऑटोमोबाइल में एक आवश्यक घटक है। उपयोग मतलब अनुप्रयोग सभी ऑटोमोबाइल्स में आजकल यूज किया जाता है ताकि प्रदूषण को कम किया जा सके। जो उससे निकल रहे हैं जो गैसें, एग्जॉस्ट गैसेस, उनको जो हानिकारक प्रभाव है उसको कम किया जा सके। तो ये कन्वर्टर वायु प्रदूषण को कम करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अब उत्प्रेरक कन्वर्टर के लाभ, एडवांटेजेस ऑफ कैटालिटिक कन्वर्टर्स, तो ये ऊपर जो सिद्धांत और जो हमने उसके बारे में जानकारी ली उसी से पता चल रहा है कि उत्प्रेरक कन्वर्टर वायु प्रदूषण को कम करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। वे कार्बन मोनोऑक्साइड, हाइड्रोकार्बन और नाइट्रोजन ऑक्साइड जैसे हानिकारक प्रदूषकों को कम करते हैं। इससे सांस लेने की समस्याएं, हृदय रोग, कैंसर और अन्य स्वास्थ्य समस्याओं का खतरा कम होता है। भाई जब वायु प्रदूषण कम हो जाएगा, ये कार्बन मोनोऑक्साइड, हाइड्रोकार्बन, नाइट्रोजन के ऑक्साइड और जैसे हानिकारक प्रदूषक जब कम हो जाएंगे तो सांस लेने की समस्याएं, हृदय रोग, कैंसर और अन्य स्वास्थ्य समस्याओं का खतरा भी कम हो जाएगा। उत्प्रेरक कन्वर्टर जलवायु परिवर्तन को भी कम करने में मदद करते हैं, क्योंकि ये सारी जो हानिकारक प्रदूषक हैं उनको जब ये कम कर देते हैं या दूसरे यौगिकों में बदल देते हैं तो फिर इसका मतलब है जलवायु परिवर्तन में भी मदद ये कर सकते हैं। उत्प्रेरक कन्वर्टर की मरम्मत और रखरखाव, मेंटेनेंस और रिपेयर इसका जरूरी है कि नियमित तौर पर इसकी जांच और रखरखाव होता रहे। यदि उत्प्रेरक कन्वर्टर क्षतिग्रस्त हो जाता है तो इसे बदलने की आवश्यकता होती है। क्षतिग्रस्त हो जाए तो उसको बदल देना चाहिए, नहीं फिर प्रदूषण फिर से पहले की तरह फैलने लगेगा। अब इसी तरीके से एक और मेथड होता है उत्सर्जन नियंत्रण के लिए चयनात्मक उत्प्रेरक कमी विधि। इसको कहते हैं सेलेक्टिव कैटालिटिक रिडक्शन मेथड्स फॉर इमिशन कंट्रोल। इसमें बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। अगर आप देखेंगे नाम थोड़ा जरूर बड़ा हेडिंग लग रही है तो लग रहा है कोई कठिन होगा, लेकिन जब बहुत ये आसान है। इसको शॉर्ट में कहते हैं SCR यानी सेलेक्टिव कैटालिटिक रिडक्शन, SCR शॉर्ट में बोलते हैं। हिंदी में कहते हैं चयनात्मक उत्प्रेरक कमी। तो यह क्या है? एक टेक्नोलॉजी या प्रौद्योगिकी है जिसका उपयोग ऑटोमोबाइल निकास गैसों में नाइट्रोजन जो ऑक्साइड होती है NOx उसको कम करने के लिए किया जाता है। तो नाइट्रोजन ऑक्साइड, ये टर्म जरूर याद रखना, इसको माइंड में बैठा लीजिए। तो नाइट्रोजन ऑक्साइड, ऑटोमोबाइल निकास गैसों में जो नाइट्रोजन ऑक्साइड होती है उसको कम करने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? SCR यानी कि सेलेक्टिव कैटालिटिक रिडक्शन का, जो कि एक टेक्नोलॉजी या प्रौद्योगिकी है। अब वो कैसे काम करता है? यह एक उत्प्रेरक प्रतिक्रिया का उपयोग करता है। इसमें भी शब्द में कैटालिटिक शब्द का आया है, तो उत्प्रेरक प्रतिक्रिया का उपयोग करता है जिसमें क्या करते हैं? अमोनिया या यूरिया को NOx के साथ हम
क्या करते हैं, प्रतिक्रिया यानी रिएक्शन कराते हैं। और जब रिएक्शन होती है इसकी, तो वो फिर क्या होता है, रिएक्शन के परिणाम स्वरूप नाइट्रोजन और पानी यानी H2O में बदल जाता है। तो फिर वो क्या होता है, ये NOx क्या होता है, नाइट्रोजन ऑक्साइड कम हो जाता है। सिंपल सी बात है, इसलिए इसको कहते हैं चयनात्मक उत्प्रेरक कमी। तो इसमें नाइट्रोजन ऑक्साइड का चयन करके उत्प्रेरक के माध्यम से क्या किया जाता है, इसमें कमी लाई जाती है। तो सीधा सिंपल सा कॉन्सेप्ट इसका क्या है, एक उत्प्रेरक प्रतिक्रिया का उपयोग करता है जिसमें अमोनिया या यूरिया को सीधे हम किसके साथ, अमोनिया मतलब NH3 को NOx के साथ यानी कि नाइट्रोजन ऑक्साइड जो होते हैं उनके साथ प्रतिक्रिया करते हैं, प्रतिक्रिया या रिएक्शन कराते हैं, जिसके फलस्वरूप वो किस में बदल जाता है, नाइट्रोजन और पानी यानी H2O में। तो वो इतना हानिकारक, वो ये सब हानिकारक होता नहीं है, ना नाइट्रोजन ना पानी। तो वो जो प्रदूषक जो मेन था नाइट्रोजन ऑक्साइड, उसका प्रभाव फिर क्या होता है, कम हो जाता है। तो इस तरीके से ये काम करता है। SCR विधियाँ की अगर हम बात करें, SCR मेथड्स की, तो प्रवाह थ्रू SCR, फ्लो थ्रू SCR होता है। ये सबसे आम प्रकार की SCR विधि। इसमें सीधे क्या होता है, उत्प्रेरक संयंत्र के माध्यम से निकास गैसों को प्रवाहित किया जाता है जहाँ भी रासायनिक प्रतिक्रियाओं में भाग लेते हैं। संयंत्र के माध्यम से निकास गैसों को उसके ऊपर से प्रवाहित किया जाता है, इसलिए इसको कहते हैं प्रवाह थ्रू SCR। दूसरा होता है पुनर्सर्कुलेशन SCR यानी रीसर्कुलेशन SCR। इस विधि में निकास गैसों का एक हिस्सा उत्प्रेरक संयंत्र के माध्यम से प्रवाहित करने से पहले निकास प्रणाली में वापस प्रसारित किया जाता है। तो यह नाइट्रोजन ऑक्साइड NOx जो होता है उसकी एकाग्रता को बढ़ाता है, जिससे उत्प्रेरक अधिक कुशलता से काम करता है। तो ये इसका कॉन्सेप्ट है, इसलिए इसको कहते हैं पुनर्सर्कुलेशन SCR यानी रीसर्कुलेशन SCR। SCR का लाभ क्या है, SCR एक प्रभावी तरीका है NOx को यानी नाइट्रोजन ऑक्साइड को कम करने के लिए। ये CO2 उत्सर्जन को भी कम करने में मदद कर सकता है। और SCR क्या है, एक विश्वसनीय और टिकाऊ टेक्नोलॉजी या प्रौद्योगिकी है। तो ये कुछ लाभ हैं। ये किसके लिए फोकस किया जाता है, मेन नाइट्रोजन ऑक्साइड जो NOx होते हैं उनको कम करने के लिए। तो SCR एक प्रभावी तरीका है NOx को कम करने के लिए, और ये CO2 उत्सर्जन को भी कम करने में मदद कर सकता है। इसलिए एक विश्वसनीय और टिकाऊ टेक्नोलॉजी है। SCR का उपयोग क्या है, SCR का उपयोग एक तो ऑटोमोबाइल, औद्योगिक और बिजली संयंत्रों में किया जाता है। यह अंतर्राष्ट्रीय उत्सर्जन मानकों को पूरा करने में मदद करने के लिए एक महत्वपूर्ण प्रौद्योगिकी है। SCR विधियों के नुकसान क्या है, नुकसान इसका यही है कि इसमें अमोनिया या यूरिया का प्रयोग किया जाता है जो काफ़ी खतरनाक होते हैं। तो इसमें क्या है, SCR विधियों को अमोनिया यूरिया जैसे कम करने वाले एजेंट की आवश्यकता होती है यानी रिडक्शन एजेंट की। तो इन एजेंटों को निकास प्रणाली में इंजेक्ट करने के लिए भी एक प्रणाली की आवश्यकता होती है। तो ये इसका क्या है, डिसएडवांटेजेस है SCR का विशेष रूप से। इसके अनुप्रयोग मैंने अभी ऊपर बताए, दोबारा फिर से देख लेते हैं। वाहनों में प्रयोग किया जाता है, बिजली संयंत्रों में प्रयोग किया जाता है और औद्योगिक प्रक्रियाओं में प्रयोग किया जाता है। अब बात कर लेते हैं निकास मानक। निकास मानक मतलब होता है एमिशन स्टैंडर्ड्स या एमिशन नॉर्म्स स्टैंडर्ड्स। तो ये वायु प्रदूषण को कम करने के लिए वाहनों से उत्सर्जित प्रदूषकों की मात्रा को सीमित करने के लिए निर्धारित किए गए मानकों को निकास मानक कहते हैं। भाई आपको पता है कि निकास मानक, निकास यानी जो एग्जॉस्ट गैसेस निकल रही हैं जो वाहनों से या ऑटोमोबाइल से, वो वायु प्रदूषण फैला रही हैं। तो वायु प्रदूषण को हमें क्या करना है, कम करना है। तो वायु प्रदूषण को कम करने के लिए वाहनों से जो उत्सर्जित प्रदूषक हैं यानी निकलने वाले जो प्रदूषक हैं उनकी मात्रा को सीमित करने के लिए, कि उनकी मात्रा सीमित रहे, बहुत ज़्यादा ये प्रदूषक ना निकलें और वायुमंडल को प्रदूषित ना करें, इसलिए उनके लिए कुछ मानक निर्धारित किए गए, कुछ नियम बनाए गए जिनको कहते हैं निकास मानक या एमिशन स्टैंडर्ड्स। तो वायु निकास मानक क्या है, वायु प्रदूषण को कम करने के लिए वाहनों से निकलने वाले प्रदूषकों की मात्रा को सीमित करने के लिए निर्धारित किए गए या बनाए गए मानकों को निकास मानक या एमिशन स्टैंडर्ड्स या एमिशन नॉर्म्स स्टैंडर्ड्स कहा जाता है। दो एक सबसे फेमस हैं जो वर्ल्ड लेवल पर जाने जाते हैं, उनको कहते हैं यूरो मानक यानी यूरो स्टैंडर्ड्स। तो यूरो, आपने यूरोपियन कंट्रीज़ का नाम सुना होगा, यूरोपियन देश हैं, तो उन्हीं के चूँकि वहाँ पर ये यूरोपीय संघ द्वारा बनाया गया था, इसलिए इनको यूरो मानक, उनके नाम का पहले का शुरुआत का ले लिया यूरो।
इसलिए इनको कहते हैं यूरो मानक। तो पहले यूरो मानक बने थे, फिर भारत ने क्या हुआ, यूरो मानक को ना लेकर के अपने यहाँ के एक अलग नाम से भारत स्टेज नाम से बना लिया। भारत स्टेज 1, भारत स्टेज 2, अभी हम आगे पढ़ेंगे। तो यूरो मानक पढ़ लेते हैं। तो ये यूरो मानक आखिर क्या है, वाहनों से निकलने वाले प्रदूषण को कम करने के लिए ये यूरोपीय संघ द्वारा निर्धारित उत्सर्जन मानक है। तो यूरोपियन कंट्रीज या यूरोपियन देश आपने नाम सुना होगा। तो यूरोपीय संघ द्वारा वाहनों से निकलने वाले प्रदूषण को कम करने के लिए बहुत नियम बनाए गए थे, या मानक कहना चाहिए बनाए गए थे। तो इनको हम जानते हैं यूरो मानक के नाम से। तो ये फिर वही शब्द बार बार आएंगे। ये मानक क्या करते हैं, नाइट्रोजन ऑक्साइड NOx, हाइड्रोकार्बन HC, कार्बन मोनोऑक्साइड CO, पार्टिकुलेट मैटर PM और कण संख्या यानी पार्टिकल नंबर्स जैसे प्रदूषकों को नियंत्रित करते हैं। तो बार बार वही शब्द आएगा। तो ये इनका मानकों का क्या काम है कि जो उत्सर्जन के फलस्वरूप ये जो एग्जॉस्ट गैसेस निकल रही हैं ऑटोमोबाइल से, उनमें नाइट्रोजन ऑक्साइड है, हाइड्रोकार्बन है, कार्बन मोनोऑक्साइड है, पार्टिकुलेट मैटर है, कण संख्या है, इन सब प्रदूषकों को नियंत्रण में लाया जाए। तो यूरो मानकों को पहली बार 1992 में लागू किया गया था और अब तक 6 चरणों में विकसित कर दिया गया है। यानी यूरो 1, यूरो 2, यूरो 3, यूरो 4, यूरो 5, यूरो 6, इस तरीके से लगातार 1 2 3 4 5 6 इनका लगातार चल रहा है। तो जैसे जैसे यूरो 1 2 3 से हम आगे बढ़ते हैं तो मतलब नियम सख्त होते जा रहे हैं। यूरो 1 लाए गए तो नियम थोड़ा सा कम सख्त थे, यूरो 2 आया तो नियम और सख्त कर दिए गए कि एमिशन जो ये निकल रहा है इसको और कम करो, जो हानिकारक प्रदूषक हैं। यूरो 3 आया तो फिर और ज़्यादा कड़ाई कर दी गई। तो इस तरीके से ये नंबर बढ़ता है, यूरो 1, यूरो 2, यूरो 3, मतलब इनकी कड़ाई जो है तो बढ़ती जाती है। इस तरीके के मानक इसमें बने होते हैं। तो प्रत्येक चरण में उत्सर्जन मानकों को कड़ा किया जाता है ताकि वाहनों से निकलने वाले प्रदूषण को कम किया जा सके। तो यूरो क्या है, मानक दुनिया के कई अन्य देशों द्वारा भी अपनाए गए हैं, जिसमें भारत, जापान, दक्षिण कोरिया और संयुक्त राज्य अमेरिका शामिल है। भारत ने भी इन्हीं यूरो मानकों को अपनाया है, लेकिन इन्हीं के आधार पर नाम क्या दिया है, भारत स्टेज, जो जिनको हम पढ़ेंगे BS1, BS2, BS3। अब आपने बाइक खरीदी होंगी तो आप सब जानते हैं, एक समय आया था कि जो गवर्नमेंट ने कह दिया था कि नहीं BS ये वाले मानक की हम बिल्कुल मार्केट से हटा दो, कोई गाड़ी नहीं बिकेगी। जो नए नॉर्म्स आए हैं, BS4 आ गया या अब तो BS6 तक आ गया है, तो उसी की गाड़ियां बिकेंगी। तो इस तरीके से धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप हम लोग भी क्या हुआ, आगे बढ़ते गए। तो इसको हम आगे पढ़ेंगे। यूरो मानकों को लागू करने से वायु गुणवत्ता में सुधार और मानव स्वास्थ्य के लिए लाभ होता है। यूरो मानकों के कारण वाहनों से निकलने वाले प्रदूषण में क्या है, कमी आई है। यह वायु प्रदूषण से होने वाली बीमारियों जैसे कि दिल की बीमारी, फेफड़ों की बीमारी और कैंसर के जोखिम को कम करने में मदद करता है। भारत में निकास मानकों को भारत स्टेज, ये वही यूरो जो आपके नॉर्म्स हैं उन्हीं पर ये बेस्ड है, लेकिन भारत स्टेज के नाम से जाना जाता है। तो भारत में निकास मानकों को किस रूप नाम से जानते हैं, भारत स्टेज, शॉर्ट में BS कहते हैं इसको। तो आइए अब BS के बारे में जान लेते हैं। परीक्षा में पुराने पेपर्स आप देखेंगे तो भारत स्टेज के बारे में काफ़ी इसमें पूछा जाता है, तो ये आपको अच्छे से पढ़ना है। यूरो मानकों के बारे में भी पूछा जा सकता है। तो ये भारत स्टेज BS उत्सर्जन मानक है, ये वायु प्रदूषण नियंत्रण के लिए ये सख्त कदम है जिसका प्रमुख रूप से इसको लागू किया गया था। तो यहाँ पर देखिए, भारत सरकार द्वारा मोटर वाहनों से निकलने वाले वायु प्रदूषकों को नियंत्रित करने के लिए भारत स्टेज यानी BS उत्सर्जन मानक निर्धारित किए गए हैं। सिंपल सी बात है भाई, भारत सरकार का ये प्रयास है कि मोटर वाहनों से जो निकलने वाला या आपका ऑटोमोबाइल से निकलने वाला जो धुआं है, वायु प्रदूषक है, उनको नियंत्रण में किया जाए, कंट्रोल किया जाए। इसलिए ये मानक लाए गए, भारत स्टेज के नाम से, BS के नाम से उत्सर्जन मानक निर्धारित किए गए। तो ये देखिए वही चीज़ लिखिए, ये मानक यूरोपीय उत्सर्जन मानकों यानी यूरो मानक के समान है और इनका उद्देश्य वही नाइट्रोजन ऑक्साइड NOx, हाइड्रोकार्बन HC, कार्बन मोनोऑक्साइड CO, पार्टिकुलेट मैटर PM और कण संख्या यानी PN जैसे हानिकारक प्रदूषकों को नियंत्रित करना है। BS का हम विकास का क्रम देख लेते हैं, यानी भारत स्टेज किस तरीके से विकसित हुआ। तो 2000 में इसकी शुरुआत हुई थी, BS1 के नाम से इसको लागू किया गया था। उसके बाद लगातार क्रमिक रूप से आज BS6 चल रहा है। तो BS1 से प्रारंभ होकर के नियमों को कड़ा करते गए और BS6 आज मार्केट में, जो कि बहुत सख्त नियमों के लिए जाना जाता है। तो BS1 का हम देख लेते हैं, इसको सन 2000 में इसको लागू किया गया था।
तो ये यूरो 1 के समकक्ष, जैसे यूरो 1 होता है तो इंडिया में क्या हमने उसके समकक्ष लिया BS1 यानी भारत स्टेज 1 सन 2000 में। तो यह भारत में लागू किया गया उत्सर्जन मानकों का पहला सेट था, यानी सबसे पहले BS1 लागू किया गया यूरो 1 के तर्ज पर। इसने CO यानी कार्बन मोनोऑक्साइड और HC यानी हाइड्रोकार्बन जैसे बुनियादी प्रदूषकों को कम करने पर ध्यान केंद्रित किया। शुरुआत में जब इसको लागू किया गया तो इनका मेन फोकस इसका क्या था कि कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोकार्बन ये जो बुनियादी प्रदूषकों हैं इनको कम करने पर ध्यान केंद्रित किया जाए। दूसरा फिर आया 2005 में BS2, तो ये यूरो 2 मानकों पर आधारित था। इसने BS1 की तुलना में मतलब CO और HC के साथ NOx यानी नाइट्रोजन ऑक्साइड और PM जो पार्टिकुलेट मैटर था उसको उत्सर्जन के लिए नियमों को और सख्त बनाया। तो ये जब BS2 में और क्या चीज़ नहीं डाली गई कि जो नाइट्रोजन ऑक्साइड NOx ये जो निकल रहा है और पार्टिकुलेट मैटर उत्सर्जित हो रहा है इसको और कम किया जाए, इसके लिए नियम उन्होंने सख्त बनाए। तो ये BS2 कब आया भारत स्टेज 2 2005 में। उसके बाद बात आती है BS3 की। तो BS3 जो आया वो आया 2010 में और उसमें NOx, HC और PM के लिए कठोर सीमाएं लागू की गई, खासकर 2 पहिया और 3 पहिया वाहनों के लिए। तो ये BS3 2010 में आया और यही सब चीज़ें नाइट्रोजन ऑक्साइड, हाइड्रोकार्बन, पार्टिकुलेट मैटर के लिए कड़े और सख्त कानून बनाए गए। इसमें सीमाएं लगाई गई कि इससे ज़्यादा उत्सर्जन इस सीमा से ज़्यादा नहीं हो सकता है। ना NOx ज़्यादा निकलेगा इस सीमा से, ना HC ना PM। अगर निकला तो फिर क्या होगी, कार्रवाई होगी। ये मतलब ये मान करके 2 पहिया और 3 पहिया वाहनों के लिए ये नियम बनाए गए। BS3 के बाद आया आपका BS4। BS4 आया 2017 में। ये यूरो जो 4 था उसके समकक्ष था, तो BS4 नाम दे दिया 2017 में। इसने क्या किया, NOx और PM उत्सर्जन में विशेष रूप से 4 पहिया वाहनों के लिए महत्वपूर्ण कमी लाई। तो ये विशेष रूप से BS4 जो 2017 में आया यूरो 4 के समकक्ष था और इसने NOx और PM उत्सर्जन में विशेष रूप से 4 पहिया वाहनों में काफ़ी ये कमी लाई। उसके बाद आप देखिए यहाँ पे BS4 के बाद आप कहेंगे कि BS5 आना चाहिए। तो BS5 जब आया तो गवर्नमेंट ने कहा कि इसके जो नॉर्म्स हैं तो उस पर हम 5 में ना जा करके सीधे 6 के चूंकि समान है तो सीधे हम भारत स्टेज 6 लॉन्च करेंगे। तो BS5 क्या हुआ, स्किप हो गया। तो इसलिए अब आप ये मत सोचिए कि 4 के बाद 5 क्यों नहीं आया, सीधे 6 क्यों आ गया। तो गवर्नमेंट ने कहा नहीं, 5 को हम अवॉइड कर रहे हैं, उसको स्किप करते हुए हम सीधे भारत स्टेज 6 अब लॉन्च कर रहे हैं या उसको लागू कर रहे हैं। तो BS6 ये 2020 में लागू कर दिया गया था और BS5 को पूरी तरह से छोड़ते हुए एक बड़ा छलांग लगाई और BS6 भारत को दुनिया के सबसे बड़े उत्सर्जन मानकों के साथ जोड़ता है। ये सबसे सख्त कानून, ये जो नॉर्म्स है वो इसकी BS6 के हैं, भारत स्टेज 6 के। तो ये NOx है, हाइड्रोकार्बन, PM और PN उत्सर्जन को काफ़ी कम करता है, जिससे ये यूरो 6 मानकों के तुलनीय हो जाती है। यानी यूरो 6 जैसे मानक हैं उसी तरीके से BS6 के कठोर मानक हैं कि भैया ये NOx, HC, PM और PN ये सीमा हमने कर दी और ये बहुत कम है, इससे ज़्यादा उत्सर्जन नहीं होना चाहिए। यदि कोई कंपनी वाहन बना रही है उससे ज़्यादा लिमिट से उत्सर्जन उसका हुआ तो फिर क्या होगा, उसका लाइसेंस रद्द कर दिया जाएगा या उसके ऊपर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। एक चीज़ मैं आपको बता देता हूं, जैसे आप कोई किताब पढ़ रहे हो या कहीं और से डेटा लें तो ये सन में हो सकता है कहीं अंतर आ जाए, जैसे 2005 की जगह 2003। तो शुरुआत में कई बार जैसे भारत स्टेज लगाया जा रहा था तो कुछ शहरों को ले लिया गया, जैसे इंडिया के कुछ राज्यों को या शहरों को कि पहले यहाँ लगाया गया, फिर एक समय आया कि पूरे उसमें इंडिया में लगा दिया गया, तो उस वजह से वो अंतर आ रहा होगा। नहीं, जब पूरे देश में लग गया तो मान के चलिए ये वो वर्ष लिखा हुआ है। तो ये मैंने काफ़ी रिसर्च करके और देख करके इसको लिखा है, तो आप लोग इसमें कोई कंफ्यूजन मत रखिएगा। हो सकता है शुरुआत जैसे 2010 का हम लिख रहे हैं तो हो सकता है 2007 में शुरुआत हो गई हो और कुछ शहरों में लगाया, फिर उन्होंने कहा पूरे इंडिया में लगा दो। ऐसा कई बार इसमें भारत स्टेज के साथ हुआ है, तो इसलिए आप इसमें कंफ्यूज मत होइएगा, एक माइंड में बैठा लीजिए। BS1 कब आया, सन 2000 में लागू किया गया था। BS2 2005 में मान के चलिए पूरे इंडिया में लागू कर दिया गया था। BS3 2010 में लागू कर दिया गया था पूरे ऑल इंडिया में। BS4 2017 में लागू कर दिया गया था। BS5 आया नहीं, BS5 को छोड़ते हुए सीधे कहाँ आ गए, BS6 में आ गए 2020 में। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, बार बार वही चीज़ें NOx, HC, PM और PN बार बार आएगा, जो मैं शुरुआत में बता दिया था कि ये टर्म्स बार बार आपको मिलेंगे। अब भारत स्टेज मानकों के लाभ, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, चाहे वो भारत स्टेज 6 के मानकों का पूछे चाहे भारत स्टेज मानकों का, वही सारी चीज़ लिखना है। भारत स्टेज 6 मानक दुनिया के सबसे सख्त निकास मानकों
मानकों में से एक है। ये मानक वायु प्रदूषण को कम करने में मदद करते हैं। ये स्वास्थ्य समस्याओं जैसे कि सांस लेने की समस्याएं, हृदय रोग, कैंसर और अन्य के जोखिम को कम करने में मदद करते हैं। इसके अलावा ये जलवायु परिवर्तन को भी कम करने में मदद कर सकते हैं। अब ये भारत के मानकों की चुनौतियां यानी चैलेंजेस और भारत नॉर्म्स क्या है। एक चीज़ है, जब से ये भारत नॉर्म्स आया था तो आपको याद होगा पहले वाहन सस्ते होते थे, और जैसे ये भारत स्टेज, जैसे हमको याद है कि जब गाड़ियां पुराने बंद कर दिया गवर्नमेंट की, नई गाड़ियां बिना भारत BS4 के बिना नहीं बिकेंगी, तो उस समय गाड़ियों की कीमत काफ़ी बढ़ गई थी। तो वो इसी वजह से, क्योंकि मानक भाई स्टैंडर्ड्स बनाए गए, तो उसमें टेक्नोलॉजी ऐसी लगानी पड़ेगी जो उत्सर्जन को रोकें, बहुत कम एक जो लिमिट बताई गई है उसमें उस सीमा को रखें। तो उसकी वजह से कीमत बढ़ गई, तो कहीं ना कहीं वाहनों की कीमत में वृद्धि हुई। तो भारत के मानक जितना सख्त आप करते जाएंगे उतने कीमतों में क्या होती चली जाएगी, वृद्धि। तो मानक 6 यदि BS6 लागू वाहनों पे जिस पे होगा तो उसकी कीमत में कहीं ना कहीं वृद्धि देखने को मिलेगी। तो और उन्हें लागू करने के लिए बुनियादी ढांचे और प्रौद्योगिकियों की भी आवश्यकता पड़ती है। तो ये कुछ चैलेंजेस हैं, लेकिन धीरे धीरे रिसर्च आगे होंगे, कहीं ना कहीं इस पर काम और किया जाएगा, तो कहीं ना कहीं ये टेक्नोलॉजी भी सस्ती होगी और वाहनों में भी कहीं ना कहीं लागत में भी कमी आएगी। जब रिसर्च होंगे, काम होगा, तो अच्छी नई न्यू टेक्नोलॉजीज जब ईजाद की जाएंगी तो फिर धीरे धीरे क्या होगा, फिर रेट पर भी कहीं ना कहीं असर पड़ेगा। तो ये जो कहना चाहिए कि जो इसकी हम जो बात कर रहे हैं कि चुनौतियों की, तो वो चुनौतियों को भी हम कभी ना कभी जीत लेंगे, क्योंकि लगातार इस पर काम चल रहा है, लोग काम इस पे कर रहे हैं। तो ये था पूरा चैप्टर। हमने बहुत छोटा सा चैप्टर है, कॉन्सेप्चुअल है, वही चीज़ें घुमा फिरा कर, या तो भाई आपसे ज़्यादातर जो पूछा जाता है, जो मैंने पुराने पेपर देखे हैं, वही BS के बारे में, भारत स्टेज, या यूरो नॉर्म्स के बारे में, यूरो स्टैंडर्ड्स के बारे में, या जो ऊपर से सिंपल सी चीज़ें जो हमारे दैनिक जीवन में हम सभी वाहनों के बारे में जानते हैं, ऑटोमोबाइल के बारे में जानते हैं, उनसे निकलने वाले धुएं और एग्जॉस्ट इमिशंस के बारे में जानते हैं, वही सारी चीज़ें हैं। इनको पॉइंट वाइज जरूर लिख लीजिए, रिवीजन कर लीजिए, और परीक्षा के समय रिवीजन करके पूरे कॉन्फिडेंस के साथ एग्जाम दीजिए। तो आज के लिए थैंक यू वेरी मच। आप सभी का दिन मंगलमय हो।